वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, कल 9 तारीख को 9 सितंबर 2021 को सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का पेपर हुआ। तो 2021 में जिनको कंपार्टमेंट का पेपर देना था प्लस जिनको अपने मार्क्स बढ़वाने थे या जो वो सेटिस्फाई नहीं थे अपने मार्क्स से, तो उन सारे बच्चों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया। तो पेपर कैसा रहा, पेपर का एनालिसिस मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल एक नज़र देखते हैं पेपर को, इसके सॉल्यूशन में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ये सेक्शन ए है, किस तरह के क्वेश्चंस आए और क्या ये क्वेश्चंस एप्लीकेबल हैं 2022 के लिए भी, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो ये तो मेरे पास पीडीएफ है जो किसी बच्चे ने भेजा मेरे को, ठीक है। अब क्योंकि इसमें इतना क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी स्कैन किया हुआ है पीडीएफ, तो विजिबिलिटी इतना क्लियर नहीं होने की वजह से मैं आपको ले जा रहा हूं इसके दूसरे वर्जन पर जो मैंने बनाया वर्ड में टाइप करके। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था, 2 वायर्स, 2 तार आपको दिए एक्स एंड वाई ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम का मतलब रेजिस्टिविटी सेम है ना। हम कंसेप्ट डिस्कस करते जा रहे हैं, सीधे कूद के नतीजे पे नहीं पहुंचना है। कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या उससे कंक्लूजन निकालते हैं, वो सब मैं आपको समझा रहा हूं, यानी तरीका ही बता रहा हूं। एंड ऑफ इक्वल लेंथ, यहां आपको दे दिया दोनों की लेंथ बराबर है, यानी Lx इक्वल टू Ly, दोनों की लेंथ बराबर है, ये दे दिया आपको। हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड 2A, जो उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग है, यानी एक जो y है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दुगना है किससे, x से। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ay इज ट्वाइस ऑफ ax, ऐसा मैं कह सकता हूं। ये सिचुएशन आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब हम पैरेलल में जोड़ते तो हमें पता है वोल्टेज सेम रहेगी, यानी वोल्टेज अक्रॉस x इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस y। अच्छा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पर ये होना क्या चाहिए, प्रोसेस का फास्ट होगा जब ये आपके मन में चल रहा होगा, है ना। वहां जब आप एग्जाम में अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये सब आपके मन में चल रहा है। अक्रॉस एन आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी नहीं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो आइडियल वर्ड मीनिंगफुल है बच्चों, इसका मतलब है यहाँ पे उसका EMF E है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी Ix अपॉन Iy इन दैम। करंट डेंसिटी का रेशियो हमको निकालना है, तो आपको पता है करंट डेंसिटी उसको हम दिखाते हैं J से, है ना। हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल j या फिर कैपिटल J। सपोज मैंने यूज किया कैपिटल J, तो Jx अपॉन Jy ये हमें पता करना है। तो करंट पर यूनिट एरिया होता है। अगर मैं पूरा लिखता हूं तो पूरा मेरे को यहाँ पे लिखना होगा, और अगर मैं फास्ट जाना चाहता हूं, है ना, मैं आपको यहां से सीधे क्या करता हूं, बोर्ड पे ले चलता हूं। इसके बोर्ड पर हम चलते हैं जिससे प्रॉपर कैलकुलेशन वहां पर हम कर सकें। अब बात करते हैं थोड़ी सी। तो I अपॉन A, दिस इज करंट डेंसिटी, ठीक है, ये मैंने J से दिखाया। अब मुझे गिवन डेटा के फॉर्म में इसका फॉर्मूला चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ बच्चों इसको। I मुझे दिया हुआ नहीं है, अगर लिखा होता सीरीज में है तब तो काम बन गया था हमारा, हम बोलते करंट सेम, और पैरेलल में वोल्टेज की बात की गई है, तो मैं लिखूंगा उसको V अपॉन R, और एरिया एज इट इज 1 अपॉन A में जा रहे हैं, तो ये हो गया V अपॉन RA, ये हो गई करंट डेंसिटी इस फॉर्मेट में। हम चाहें तो इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं करंट डेंसिटी को। अगर आपको ओम्स लॉ का डिफरेंट फॉर्मेट जो होता है वो याद है तो आप वो लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR के अलावा दूसरा फॉर्मेट, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे यहाँ निकाल सकते हैं। अब V तो हमारे पास है डेटा, रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने रेजिस्टेंस को कन्वर्ट किया रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, रॉ L अपॉन A। तो आप यहां देख रहे हैं A कैंसिल हो गया, A से A कट गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, V अपॉन रॉ L, और इससे हमारा काम चल रहा है, V अपॉन रॉ L। पैरेलल में है, वोल्टेज सेम है X और Y में, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, तो मैं समझता हूं आंसर आपको पता चल गया होगा।
सो लेट्स गेट बैक, और वापस वहीं चलते हैं जहां हम थे। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, x और y में जो रेशियो है वो क्या रहने वाला है। सो जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी का रेशियो, इसका बहुत सिंपल सा आंसर हमें मिलता है 1, क्योंकि बाकी सब कट गए यहाँ पे। रेजिस्टिविटी सेम है, हम लिख चुके हैं, लेंथ सेम है, हम लिख चुके हैं, एरिया में डिफरेंस, एरिया मैटर कर नहीं रहा है। तो इसका सही जवाब है बच्चों 1:1, या सिंपली 1 लिखेंगे देन इट इज ओके, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 2 पार्ट है, ऑप्शन है आप मिला हुआ है, नहीं दोनों में से कोई सा एक करना था। एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है ना, मैग्नीफायर जिससे हम छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं, है ना। प्रैक्टिकली इसको आप लिंक कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेंस की तरफ आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, एंड स्टॉप्स एट द फोकस, आकर कहां रुकता है, फोकस पर आकर रुक जाता है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड चलता आ रहा है, फिर रुक जाता है फोकस पे आके। हाउ विल द इमेज मूव विद रिस्पेक्ट टू द लेंस, इमेज कैसे मूव करेगी लेंस के रिस्पेक्ट में, और उसका नेचर भी बताओ। तो अगर भाई आपने एक्सपीरियंस किया हुआ तो आपके लिए बहुत आसान है बताना, नहीं तो बहुत सोचना पड़ेगा, या फिर वो टेबल आपने रटी हो फिर आप बता सकते हो, जो टेबल है लेंस मिरर्स को लेकर। तो अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे पता है, मैं अगर कॉन्वेक्स लेंस देखता हूं और ये ऑब्जेक्ट को दूर ले जाता हूं तो इमेज बड़ी होती है एक लिमिट तक, फोकस पर मैक्सिमम मैग्नीफाइड हो जाती है, उसके बाद इन्वर्टेड हो जाती है इमेज। तो इसका रिवर्स ले हम, कहां से आ रहा है ऑब्जेक्ट, दूर से आ रहा है, और कहां तक आ रहा है, फोकस तक आ रहा है, यानी जो इमेज है उसकी इन्वर्टेड रहेगी सबसे पहली बात तो, है ना, स्पेसिफाइड नेचर, जब तक फोकस के पास नहीं आ जाएगा, स्टॉप एट द फोकस। ऑब्जेक्ट अप्रोचेस, लेंस की तरफ आ रहा है, यानी इंफिनिटी से आ रहा है फोकस तक। जब फोकस से इंफिनिटी जाता है तो इमेज इन्वर्टेड होती है और फिर छोटी होती जाती है। इमेज कहां जाती है, मान लो मेरे पास ये लेंस है, ओके, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, या फिर हम वापस बोर्ड पर चल, बोर्ड पे भी जा सकते हैं। सपोज मेरे पास ये लेंस है और ये इसका फोकस है, ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी से धीरे धीरे आ रहा है फोकस तक। हमें पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इसकी इमेज इस साइड में इंफिनिटी पर बनती है। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां इस रेंज में होता है तो इमेज सेम साइड में बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी साइड बनती है। तो जब ये उधर चला जाएगा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, जैसा ऑप्टिकल बेंच पे आपने देखा भी हो। ऑप्टिकल बेंच पे जिन्होंने भी प्रैक्टिकल किया उनके लिए तो क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है, बड़े आसान से कर सकते हैं, और जिन्होंने प्रैक्टिकल अवॉइड किए उनको प्रॉब्लम आएगी। सो इमेज जो है डिमिनिश होती जाएगी जैसे जैसे दूर जाएगी। अभी आ रहा है पास में तो इमेज बड़ी होती जाएगी, फोकस पर मैक्सिमम मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो इसके हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। ऑब्जेक्ट अप्रोचेज ए कन्वर्जिंग लेंस, तो उसकी इमेज जो है इन्वर्टेड है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। इमेज की स्पीड क्या होगी उसके लिए आपके पास फिर से फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए आपको। मैग्निफिकेशन को लिंक कर सकते हैं क्या, यानी ऑप्टिक्स के कंसेप्ट उठाकर देखने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अभी मैं इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, मैं बस नेचर बता रहा हूं इसका, तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये पेपर काफी अच्छा है, काफी अच्छा पेपर बनाया गया है और लेंदी पेपर है, यानी सारी एक्सरसाइज आपकी इसमें होने वाली है जो कि कंपटीशन के लिए भी फ्रूटफुल है। तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ट्राई करना आप इससे, है ना। डायरेक्ट आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, अभी मैंने बता दिया पूरा इसका। इससे आगे चलते हैं, अगर हम बी पार्ट, किसी बच्चों को अगर ये मुश्किल लग रहा है, लेंदी लग रहा है, तो वो बी पार्ट अटेम्प्ट कर सकता था। इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस है, वही कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, उसको इस्तेमाल हम कर रहे हैं। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए याद है तो आप लगा सकते हो। एक था D/F नॉर्मल एडजस्टमेंट में और 1 + D/F नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में। जब इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पर तो 1 + D/F, और जब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर
तो डी बाई एफ। और आप जानते हैं इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है। तो ये सारा आपको लिंक करना पड़ रहा है क्वेश्चन में, समझिए। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, यही कंडीशन दे दी है, तो आपको क्या पता करना है, बस सिंपली डी बाई एफ। तो अगर सिचुएशन क्लियर है और आपने डी बाई एफ कैलकुलेट किया तो आंसर आपके सामने है 25/5, यानी अच्छा ये सेंटीमीटर में, वो भी ध्यान रखना है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे मैग्नीफाइंग पावर पूछिए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है यूनिट वगैरह का। तो 25/5 ये भी सेंटीमीटर में, ऊपर भी सेंटीमीटर में, तो कोई समस्या नहीं है हमारे पास। तो 5 जो है वो मैग्नीफाइंग पावर है, जिसको हम लिखते हैं 5x, यानी 5 गुना बड़ा करके दिखाएगा 5x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग करंट I जो कितनी है 10 एम्पियर, ये A यूनिट लिख दिया यहाँ पे, साइन 100 पाई टी। यहाँ क्या आता था, ओमेगा आता था, ओमेगा टी आता था, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की जगह 100 पाई है, ये हमें पता चल रहा है। इस पास थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम। आपको पता है ये अल्टरनेटिंग करंट है और इसको 20 ओम के रेजिस्टेंस में हम फ्लो करा रहे हैं। व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड, एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला अगर याद है तो वो आप लिख सकते हैं, P एवरेज इक्वल टू V RMS I RMS cos फाई, ठीक है, V RMS I RMS cos फाई। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा ओवर ए कंप्लीट साइकिल। अब ये क्या है, प्योर रजिस्टर है, प्योर रजिस्टर है तो पावर फैक्टर आपको पता है फाई कितना होता है और cos फाई कितना होता है। तो प्योर रजिस्टर के लिए cos फाई 1 होता है। मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो उसमें भी फेज यही आने वाली है। तो cos फाई तो हो गया 1। अब V RMS की वैल्यू यहां से तो हमें दिख नहीं रही, रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, फॉर्मूले को मैं चेंज करके मैं लिख सकता हूं I RMS स्क्वायर टाइम्स R, क्योंकि V RMS हो जाएगा IR, तो I का स्क्वायर हो जाएगा। तो I का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो ये पीक वैल्यू आप देख रहे हैं, दिस इज पीक वैल्यू। मुझे RMS वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको डिवाइड बाय √2 करना होगा। तो मैं लिखूंगा 10/√2 इसका स्क्वायर और इनटू R 20 ओम और यूनिट लगाऊंगा वाट। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, मैंने तो हिंट देकर छोड़ दिया आपको, फाइनल आंसर तक आप पहुंचे। कुल मिलाकर मैं यूँ कहूँगा पेपर लेंदी है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में भी अगर इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है देन इट इज लेंदी। फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट, व्हाट ऑसिलेट्स, ये डायरेक्ट लग रहा है क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑसिलेट करता है। तो जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। तो दोनों लिखने होंगे आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स। और अगर यह पूछा जाता है किस फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा जवाब 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं। अगर ये ऑप्शन मतलब ये नहीं लिखना है आपको तो आप बी पार्ट कर सकते हैं, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर किलिंग जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक्वागार्ड वगैरह में जर्म्स को किल करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करते हैं। और यहाँ खाली आपको नाम बताना है ना, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी है तो आसान क्वेश्चन है। तो ये वाला सवाल आसान है, डायरेक्ट है, यूं बोलेंगे। व्हाट इज द पावर ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ये आपसे पूछा है। तो पहली बात तो इक्वी कॉन्वेक्स यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कह सकते हैं आप। उसकी पावर क्या होगी, पावर निकालनी है, यानी डायप्टर यूनिट में आपको एक्सप्रेस करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 वेयर N1 इज लेस देन N2। तो मैं थोड़ा सा इसको उधर खिसकाता हूँ बिकॉज पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब ठीक है, सो ये हमें बताना है। तो इसके लिए आपको क्या लेंस मेकर्स फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, सोच के देखिए, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला डायरेक्ट इसका रिजल्ट दे रहा है। कुल मिलाकर आपको एक्सप्रेशन ही वही लिखना है। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर आपको याद है 1/f ही पावर होती है, तो वही एक्सप्रेशन आपको चाहिए। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं याद है तो डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो N2 - N, अच्छा ये डायरेक्ट नहीं आएगा, वहां पे क्या होता है, एक एयर का होता है, तो μ - 1 हम लिख देते हैं। तो यहां पर आपको
दोनों मीडियम देखने पड़ेंगे। तो N2 अपॉन N1 आएगा कि N1 अपॉन N2 आएगा, ये सोचना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचना आपको पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, why are neutrons preferred as better projectiles in causing nuclear reactions? एनसीईआरटी में ढूंढना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। न्यूट्रॉन्स क्यों प्रेफर करते हैं, तो ये क्वेश्चन तो था जो फैमिलियर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। स्लो न्यूट्रॉन्स क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि यूरेनियम जो 235 है वो फिशनेबल है, स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, वही एब्जॉर्ब होते हैं उसमें और वो अनस्टेबल होता है, फिर उसका फिशन हो पाता है। पर यहां कुछ और पूछा है, व्हाई आर न्यूट्रॉन प्रेफर्ड एज बेटर प्रोजेक्टाइल्स, ये प्रॉपर्टी दी है इन कॉजिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो यू हैव टू फाइंड आउट इन एनसीईआरटी, क्योंकि है तो एनसीईआरटी से ही। तो न्यूट्रॉन चाहिए, स्लो चाहिए, वो मुझे पता है। इवन मैं क्लियर कट कह रहा हूं, ये मुझे भी नहीं पता है, मुझे इसको एक्सप्लोर करना होगा, मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा। बेटर प्रोजेक्टाइल, ये कंडीशन कहां से आई बेटर प्रोजेक्टाइल वाली, क्योंकि मैं अवेयर नहीं हूं अभी, तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो मैं खुद अवेयर हूं। तो इतने साल में पहली बार मैंने ये क्वेश्चन देखा, हो सकता है आपने देखा हुआ हो। तो बेटर प्रोजेक्टाइल क्यों है, अगर आपने पढ़ा है, सुना है तो अच्छी बात है। आई विल डिस्कस लेटर इन डिटेल, जस्ट एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। 7, if the frequency of the radiation incident on a photosensitive surface increases, ठीक है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो कि एक फोटोसेंसिटिव सरफेस पर डाली जा रही है वो अगर बढ़ जाती है, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, हाउ विल इट द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ग्राफ आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी के इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लेते हैं वाई एक्सिस पर, इधर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ग्राफ लुक लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं इजीली, तो ये आसान है। अच्छा, जो ऊपर वाले की बात है, आप बोलोगे आप फिर वीडियो क्यों बना रहे हो, आपको पता नहीं है सवाल का जवाब। बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, जब तक मैं कंफर्म नहीं हूं नहीं बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इन्होंने भले ही लिख दिया हो प्रोजेक्टाइल, पर इनका मतलब स्लो न्यूट्रॉन से ही हो, कि स्लो न्यूट्रॉन इजीली फिशनेबल होते हैं, फिर न्यूट्रॉन का साइज जो है वो कंपेरेबल होता है, न्यूक्लियस को अनस्टेबल करना है उसके लिए, उसमें जा सकता है, वो एंटर कर सकता है, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया यहाँ रहेगा। अब बेटर प्रोजेक्टाइल पर्टिकुलर क्यों है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। 8th क्वेश्चन पे चलते बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया हमने इलेक्ट्रॉन को। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, तो उससे आप सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ वी 10 आ जाएगा, 12.27 बाय 10 हो गया सीधे सीधे, तो आंसर आपको दिख रहा है, मैं बोलने के नहीं बता रहा, बस वो आंसर हो गया। ऑप्शन में दूसरा था प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरॉन पढ़ सकते हैं या ड्यूटेरॉन आर मूविंग विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से चल रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम। फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम, तो अभी यहाँ पे स्पीड की फॉर्म में जो फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा आपको पता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो लैम्डा अपॉन एम वी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला, लैम्डा अपॉन एम वी नहीं, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी, पी की जगह मैंने लिखा एम वी, ये फॉर्मूला काम करेगा। तो जो मासेस है उनका रेशियो आ जाएगा इनवर्स रेशियो, तो आपको पता है प्रोटॉन का मास 1 मानेंगे, ड्यूटेरॉन का मास क्या होगा, उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो उसका मास 2 होगा, तो इनवर्स रेशियो चाहिए तो 2:1 आ जाएगा, क्योंकि 2 नीचे जाएगा, है ना, यहाँ पर तो 1 आएगा, लैम्डा पी लिखूंगा मैं, फिर लैम्डा डी लिखूंगा, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा इसका आंसर, आप कर सकते हैं अपने आप। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चेंज व्हेन डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कंक्लूजन ये है कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी हैं पर कुछ घुमाए हुए क्वेश्चन भी हैं, दोनों तरह के, ये पूरा मिक्सचर है यहाँ पे। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से आप जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और पेंटावेलेंट से एन टाइप, तो आपको लिखना था पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सॉरी पूछा है एनर्जी गैप कैसे चेंज होगा, तो एनर्जी गैप चेंज नहीं होता है बच्चों, एनर्जी गैप तो उतना ही रहता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये फिर घुमाया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, फॉरबिडन एनर्जी गैप तो उतना ही रहता है, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। हाँ, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हो जाता है,
पी टाइप के केस में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और एन टाइप के केस में डोरन एनर्जी लेवल, जिससे कि ये जो कंडक्शन है वो इजी हो जाता है ना। तो एनर्जी गैप डजंट चेंज एट ऑल। घुमा दिया क्वेश्चन। 10th पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्लिक्ट आ रहा है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। इन ए पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट वाई। ये क्वेश्चन अब रिसेंटली पूछा था इन्होंने 2 साल पहले, रिपीट किया है। पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, देयर इज नो नेट करंट, नेट करंट नहीं होती। क्यों? ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितने होल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो नेट फ्लो जंक्शन पर 0 हो जाता है। तो नेट फ्लो जंक्शन पर 0 हो जाता है, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है। वाई पूछ लिया, जस्टिफाई पूछ लिया, यू हैव टू एक्सप्लेन। तो एग्जैक्ट आंसर मैं इसके सॉल्यूशंस जब बनाऊंगा तो उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एग्जैक्ट क्या लैंग्वेज होनी चाहिए। अभी मैंने आंसर्स लिखे नहीं है, कल ही तो हुआ है पेपर, तो जस्ट मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय एन एलईडी डिपेंड। एलईडी जो लाइट एमिट कर रही है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो एलईडी हमने किस सेमीकंडक्टर को यूज करके बनाया है, उसका एनर्जी बैंड गैप क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो E इक्वल टू एच वाला जो फॉर्मूला वो यहाँ पे काम करता है, जहां पर E हम एनर्जी बैंड गैप ले सकते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो जब हम गैलियम आर्सेनाइड लेते हैं तो एनर्जी बैंड गैप इस तरह से उस रेंज में होता है कि वो विजिबल रेंज में लाइट एमिट करता है। पर अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना दी हमने एलईडी तो ये इंफ्रारेड रेंज में एमिट करता है। तो हमने देखा ये छोटे वाले क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन हमने देखे। इसके बाद AR क्वेश्चन है, जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिससे पेपर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस करके मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं सॉल्यूशन बना लूँगा तब ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगा अपनी वेबसाइट पर, क्वेश्चंस भी और सॉल्यूशंस भी दोनों में शेयर करूँगा। तो ये कुछ पेपर रहा आपका, ये है 55 सेट 1, 31 मार्क्स का ये पेपर रहा टोटल, सॉरी 33 क्वेश्चन का पेपर रहा, और ऑब्वियसली 70 मार्क्स का, 70 नंबर का थ्योरी पेपर। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो एक्सरसाइज चल रही है वो भी कंटिन्यू रहेगी, यानी 3-4 फ्रंट मैंने खोले हुए हैं, 3-4 मोर्चे, सब पे मैं काम कर रहा हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। तो मिलते हैं जल्दी, टिल देन हैप्पी लर्निंग।